वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। लास्ट टास्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ऊप से रिलेटेड जो सा था। यू ऑल कंप्लीटेड योर टास्क? सर तकरीबन होगी, ये असाइनमेंट थोड़ी सी रहती है, कल तक हो जाएगी। ठीक है। एंड 85 सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे थी ना गोल वाली, उसके ना 52 लाइक्स होते हैं। बाकी सबकी हो गई असाइनमेंट कंप्लीट? नो सर, सर थोड़ी सी हुई है, वो बाकी कल तक इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, आज कुछ और आज ठीक है। कल थोड़ी। अच्छा, एक किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, उसमें लाइक ग्रुप के अंदर अलिशबा ने पूछा था कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के हवाले से। यस सर, वो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। वैसे कंस्ट्रक्टर का तो मुझे आइडिया ठीक है है, मैं कि आपको उन उसका दोनों को कैसे यूज करना है। इजी वर्ड्स में बताता हूँ कि रियल टाइम में ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्टर जो सा होता है वो एक स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, जो कि जिस जो कि ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है ना तब वो ऑटोमेटिकली चल जाता है। ठीक है, सिंपली वर्ड्स में इसको ऐसे कह सकते हैं, जब आप क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट को रेडी इनिशियलाइज करता है। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे है कि आप मोबाइल परचेज़ किया है, उसमें बेसिक सेटिंग होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज, टाइम, ये चीज़ें, ये काम कंस्ट्रक्टर करता है, जो बेसिक सेटिंग आती हैं उसके अंदर। ठीक है, ओके। और एग्जांपल इसकी आप ले सकते हो, लाइक हमारे पास क्लास में स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का आप एक फंक्शन बनाते हो और उसके अंदर आप उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हो नंबर n से, तो वो कंस्ट्रक्टर लग गया वहाँ पे एक। जब स्टूडेंट S1 लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टर खुद ही चल जाएगा कि स्टूडेंट 1 है, तो वहाँ से वो खुद ही उसको कंस्ट्रक्टर को चला देगा। ठीक है, जी सर। और जो डिस्ट्रक्टर है ये भी एक स्पेशल फंक्शन होता है, जो जो ऑब्जेक्ट ख़त्म होते ही ऑटोमेटिकली चल जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में इसको हम कह सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म होता है तो डिस्ट्रक्टर उसको ना उसकी मेमोरी को क्लीन अप करता है, कि मेमोरी को फ्री करता है, फ्री स्पेस करता है जब उसका काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ओके। मीन्स आप कह सकते हैं कि यू शुड लीव योर रूम, आप अपना रूम छोड़ने से पहले उसमें आप उसको क्लीन अप करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। ये काम डिस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको सर हम खुद कॉल करते हैं किसको? डिस्ट्रक्टर को। डिस्ट्रक्टर को हम इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं? डिस्ट्रक्टर का आपके माइंड में क्या आता है, मुझे आप ये बताओ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रक्टर होता क्या है बेसिकली। सर वो तो मुझे समझ आ गया कि एक क्लीन अप ही होता है स्टोरेज ठीक का। है, अब देखो डिस्ट्रक्टर बेसिकली जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर लगाया उसके बाद डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर प्रोग्राम ख़त्म होते ही खुद ब खुद कॉल होता है, आपको करना नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। ठीक है, सर एक्चुअली मैंने कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम आपकी आवाज़ बनाया कट है, लेकिन आपकी मुझे आवाज़ समझ कट नहीं आ रही थी उसमें आपकी डिस्ट्रक्टर, मतलब वो सामने शो नहीं हो रहा था। ठीक है, आपकी आवाज़ ठीक है, मैं आपको ना उसका एक एग्जांपल जो सी ना वो दे देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आप ओके देखेंगे सर। दोनों चीज़ें जो सी ना रियल टाइम एग्जांपल होगी, कोई वो टेक्निकल नहीं होगी, ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे मैंने आपको एग्जांपल रियल टाइम दी है, आपको होप समझ आ जाएगी उसको, जब एग्जांपल को आप देखोगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसमें यह है कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली आप इनमें डिफरेंस एक ऐसे कर सकते हो, जैसे ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर जो सा है ऑब्जेक्ट बनाते वक्त चलता है, और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ख़त्म होते वक्त चलता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर आपका डाटा सेट करता है और डिस्ट्रक्टर आपकी मेमोरी क्लीन करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओके। कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम जैसा होता है। ठीक है,
और डिस्ट्रक्टर नेम से पहले लगता है। कंस्ट्रक्टर जो सा है ये भी ऑटो कॉल होता है और डिस्ट्रक्टर है ये भी ऑटो कॉल होता है। ये सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के दरमियान, ठीक है। और इसको और इजी वर्ड में अगर हमने करना है तो उसको हम कह सकते हैं कि इसको एक लाइन में याद रखने का तरीका, या किसी इंटरव्यू के लिए इसको याद रखने का तरीका कार वो ये है, कंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू वेलकम सेटअप, के वेलकम हो गया सेटअप को, अगर उसको ख़त्म करना है, उसको लाइक क्लोज करना है, गुड बाय कहना है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स, ठीक है। ठीक है लिशा, आपको समझ आई इस चीज़ की? ये सर आ गई है। श्योर, मैं आपको ना एक एग्जांपल भी शेयर कर दूंगा, आप काइंडली उसको भी देख लेना, ठीक है, ताकि वो आपको और क्लियर हो जाए कि ये एग्जांपल कैसे परफॉर्म हो रही है। अगर स्टूडेंट्स की एग्जांपल है, कंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है और डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होकर ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हों तो बताए। सर आइट्रेटर्स का ये किसने पूछा? ये आवाज़ कट रही है, उसका दोबारा बताइएगा। सर आइट्रेटर्स का और एल्गोरिथम्स का बता दें। ठीक है, मैं बताता हूँ। सर जी जी। अभी जो आप बता रहे थे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का, हम्म उसमें सर ये भी लिखा हुआ था कि जो कंस्ट्रक्टर है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट को मेमोरी में क्रिएट करता है और उसको इनिशियलाइज कर देता है, और जो हम्म डिस्ट्रक्टर है हम्म वो उसी मेमोरी और उस रिसोर्स को, जब वो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो वो जो डिस्ट्रक्टर है बेसिकली वो उस मेमोरी को क्लीन करता है। ऐसे ही है, तो ये बात ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको बताया तो है। जब एक चीज़ आपकी कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्ट हो रही है, डिस्ट्रक्टर उसको क्लीन अप करता है, जो चीज़ चाहिए, जो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उसको रखता है, उसको चलाने के बाद जो चीज़ें नहीं चाहिए होती, एक्सेसिव चीज़ें, तो उसको डिस्ट्रक्ट करके उसको उसकी मेमोरी को क्लीन कर देता है। हमें एक्सेस चीज़ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी एक्सेस चीज़ें होंगी उतना आपका फंक्शन स्लो हो जाएगा, या आपका वो जो परफॉर्मेंस है उसकी वो उतनी स्लो हो जाएगी। इसीलिए उसको डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल करके जो चीज़ के हमें जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उसको ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है वो। अब समझ आइए? अच्छा, क्वेश्चन और किसका था रिलेटेड, किस चीज़ के था? मुझे रुमाइसा साहब का क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड था? सर आइट्रेशंस थे और एल्गोरिथम्स थे, लास्ट 2 टॉपिक थे, इनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था थोड़ा सा। ठीक हो गया। अच्छा, आइट्रेशंस का रुमाइसा, व्हाट इज़ इन योर माइंड कि आइट्रेशंस क्या होती हैं एंड एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ इन योर माइंड, क्या कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में इस चीज़ का? सर आइट्रेटर्स पॉइंटर्स की तरह होते हैं जो हम्म कंटेनर्स के एलिमेंट को असेस करते हैं। ये आप मुझे बस ऊप के अंदर पूछ रही हैं ना आइट्रेटर्स? जी जी, ठीक ओप है, के अंदर ही पूछ रही हूँ। ठीक है। अच्छा, आइट्रेटर्स बेसिकली जो होते हैं ना, मतलब होता है कि उसको, आइट्रेशन का बेसिकली मतलब है किसी चीज़ को, किसी काम को बार बार रिपीट करना, लूप की फॉर्म में, लूप कह सकते हो, ठीक है। जी ऊप में जो हम लूप यूज़ करते हैं जैसे फॉर वाइल डू वाइल, ठीक है, तो उसमें आइट्रेशंस यूज़ करते हैं फॉर वाइल एंड डू वाइल का कम्बिनेशन बना के। लाइक अगर हमने कोई इसमें फंक्शन बनाया आइट्रेशंस के थ्रू नंबर को प्रिंट करवाना है, तो आप बताओ मुझे कि एक आपसे क्वेश्चन है कि हम लोग किसी चीज़ को अगर लाइक हम फंक्शन को कब तक चलाते हैं? जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो आइट्रेशन के अंदर अगर हम चला रहे हैं किसी चीज़ को, कि मतलब एक कंडीशन दे रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर हमने प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, और नंबर हमें चाहिए 6 तक, ठीक है, हमारे पास नंबर फॉर लूप के थ्रू,
कि हम लोग एक नंबर हमें प्रिंट करवाने हैं 6 तक, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग आइट्रेशन इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, लाइक हमारे पास एक इंटीजर नंबर है जो हमने लिया i इज़ इक्वल टू 1 ले लिया, और लेस देन एंड इक्वल टू 6, ठीक, और उसमें हम एक i प्लस प्लस 1 का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें लूप चला है 5 दफ़ा, ठीक है, ठीक है ना वैसा, इसमें लूप चला है 5 दफ़ा, जी 5 जीरो दफ़ा से चला, लेके हाँ 5 हाँ जी, इंडेक्सिंग के थ्रू भी आप कह सकते हैं लूप चला 5 दफ़ा, दैट इज़ कॉल्ड आइट्रेशन, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो ऊप के अंदर हमारा काम होता है ना आइट्रेशन का यूज़, वो बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की लिस्ट पर काम करना, स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवाना, लाइक प्रिंटिंग होती है मार्क्स की, जो टेबल शीट्स होती हैं वो चीज़ें, प्रोडक्ट की प्राइसेस कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये बेसिकली आइट्रेशंस के अंदर आ जाता है कि कितनी दफ़ा चलेगा वो रेपिटिशन, ठीक है, कि आप उसको कहाँ तक चला रहे हैं, ओके सर। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने पूछी थी, एल्गोरिदम पूछा था आपने, जी सर। ठीक है। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि आपने एक वर्ड सुना होगा, आई थिंक शायद सुना होगा आप लोगों ने, लाइक हमारे पास एक, हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट करनी है या ये चीज़ इस तरह से हम लोगों ने करनी है, तो हम लोग उसका एक सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड का किसने सुना हुआ? सर सूडो कोड एल्गोरिदम टाइप ही होता है, लेकिन यस, मैं ऊप में इसका कॉन्सेप्ट पूछ रही हूँ, हाँ मैं इसमें वो समझ ऊप आ में गई आपकी क्या बात की। यूज़ है। अब ऊप में रूल्स इसके ये हैं कि एल्गोरिदम का मतलब बेसिक होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक क्या कहते हैं, एक मैनर में, एक वे में रहते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ठीक है, सिंटैक्स यूज़ नहीं होता, ठीक है, खाली एल्गोरिदम होता यस है, यस। सिंपली वर्ड्स लॉजिक में, होता है। सिंपल वर्ड्स में इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली वर्ड्स में हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, मतलब को 3 स्टेप्स के अंदर पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ठीक है। ये सब मिला के एक एल्गोरिदम बन जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो, मींस के आपके पास एक आपने एक चेक लगाया हुआ है, ठीक है, लाइक स्टेप्स है, नंबर, आपके पास एक नंबर लिया आपने, ठीक है, कि आपने उसमें इवन नंबर चेक करना है। इवन नंबर के अंदर अब एल्गोरिदम कैसे आपका काम करेगा, आपने एक कंडीशन बनाई कि नंबर है मेरे पास, के क्लास बनाई है कि चेक इवन करना है आप लोगों ने, ठीक है, उसको आप लोगों ने एक फंक्शन बना के इज़ इवन के तौर पे एक नंबर लेना है जी यूज़र से, और वहाँ से वो इनपुट देगा। तो आपने उसमें सिंपली इफ़ एल्स की कंडीशन लगानी है और चेक करना है कि ये उसको आपने परसेंटेज लेके कि ये नंबर उसके इवन के इक्वल है कि नहीं है, वो उसकी कंडीशन लगा के, ठीक है। अगर तो वो लाइक इवन नंबर कौन कौन से होते हैं ये बताएं पहले मुझे। सर 2 4 जो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाते टू हैं। टू टू के टेबल बनाए होते हैं। यूज़र जो भी इनपुट देगा उसको इफ़ कंडीशन में रख के, जो भी नंबर आप वहाँ पे दे रहे हैं, लाइक कुछ भी दे रहे हैं आप वहाँ पे, वो उसको डिवाइड करके चेक करेगा, और फिर वो जब हमारे पास आउटपुट आएगी लाइक सी आउट है, उसमें हमारे पास वो डिवाइड करके चेक करेगा, अगर उसका डिविजिबल है तो वो तो आपको इवन शो करवा देगा, अगर नहीं है तो एल्स ऑड में है। तो ये एल्गोरिदम इनसाइड द क्लास है, ठीक है, ये इनसाइड द क्लास है, क्लास ऊपर बनी हुई, एल्गोरिदम उसके अंदर है, ओके सर। ठीक है। क्लास हमने एक बनाई है जी चेक इवन की, ठीक है, और ये चीज़ें उसके अंदर हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम, ठीक है। जी सर, आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? सर ये एल्गोरिदम और जो सूडो कोड है ये एक ही चीजें हैं? सूडो कोड बेसिकली ये उसको हम लोग क्या है, एक ही तरह से इस तरह से सकते हैं कि हम लोग एल्गोरिदम वही चीज़ है, आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हो, मींस कि आप कह सकते हो दोनों को, आप ये कह सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप काम है, आपने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है कि हमने काम करना है कैसे है, मींस कि उसको स्टेप बाय स्टेप बता रहे होते हो कि इस स्टेप में ये है, इस स्टेप में ये है, इस स्टेप में ये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट किसी और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ टेल मी। सर वेक्टर डायनामिक एरे को कहते हैं। क्या चीज़? वेक्टर्स डायनामिक एरे को कहते हैं। वेक्टर्स? यस सर। वेक्टर्स
अच्छा आपके किसने पूछा था मेरे से? क्या पूछा था, दोबारा बताइएगा मुझे। हलीमा आप। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो वेक्टर्स हैं हम्म। उनको डायनेमिक एरे और वेक्टर्स सेम है ना? जी बिल्कुल। उसमें हमारे पास वेक्टर को डायनामिक अरे कहते हैं, ठीक है, स्पेशली सी प्लस प्लस और जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में, ठीक है। उसमें हमारे पास अरे वर्सेस मतलब कि वेक्टर आ जाता है कि अरे और वेक्टर में क्या फ़र्क है, ठीक है। अरे स्टैटिक होती है, ठीक है, साइज़ उसका फिक्स होता है, और उसमें कंपाइल टाइम पे वो चीज़ें डिफाइन करता है आपकी, ठीक है। जब कंपाइलिंग होती है तभी वो चीज़ों को डिफाइन करता है। उसको हम रीसाइज, अरे को हम रीसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और वेक्टर आपकी डायनामिक अरे है, डायनामिक डाटा आपका जो ग्रो भी करता है, श्रिंक भी करता है, उसको आप डायनामिकली डिफाइन करते हो। मींस कि आपका बैकएंड से कुछ भी आपने एक डायनामिक अरे बनाई है, तो स्टैटिक में तो ये है ना कि आपने एक दफ़ा बना दिया, वो दोबारा चेंजेबल नहीं है, ठीक है। डायनामिक के अंदर, वेक्टर के अंदर चीज़ें आपकी डायनामिक में आप यूज़ कर रहे हो, डायनामिक अरे के अंदर उसमें आपकी रन टाइम पे चीज़ें काउंट हो रही होती हैं कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है और उसको इसका साइज़ कितना करना है, ठीक है। ओके सर। ठीक हो गया। तो ये इसी तरह से हमारा परफॉर्म होता है ये। ओके। ओके। नेक्स्ट अब आप लोग थोड़ा सा ना जिन जिन के असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं, वी हैव द न्यू स्टूडेंट विद अस एज वेल। वी हैव Minahil Sulman and Rohma. So, Minahil, please, you introduce yourself. क्या बकवास है नेट यार। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा, Minahil and Rohma, we have the new joinees here today. So, you both please introduce yourself and then we move to our next topics and the next things. Minahil Sulaiman and Rohma. Assalamualaikum. Walaikum Salam. My name is Rohama. I am doing BSSC from TUF. Basically, अभी मेरा 6 semester start है. Okay. And Minahil. I think Assalamualaikum. And I'm from fourth semester data sciences from Comsat University. Okay. ठीक है। अच्छा, जो लास्ट आप लोगों ने असाइनमेंट की हैं उसमें से लाइक वी हैव रुमाइसा, आपकी कंप्लीट है लास्ट असाइनमेंट ऊप से रिलेटेड जो सी है? नो सर, हो जाएगी आज रात तक, हो जाएगी, सुबह तक हो जाएगी कंप्लीट। अभी किस नहीं की। स्टूडेंट की पूरी कंप्लीट है वो असाइनमेंट, लास्ट ऊप वाली जो सी है? आयशा, आपकी कंप्लीट है? यू शो योर असाइनमेंट प्लीज़, आप अपनी असाइनमेंट शो करें। वर्चुअल फंक्शन का भी थोड़ा सा बता दें, वो सही से क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं बताता हूँ। आयशा, अपनी असाइनमेंट शेयर करिएगा प्लीज़, स्क्रीन शो करिएगा। सर कैसे करूँ? अपने आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है? नहीं, पे मोबाइल पे मैं आपको सेंड करूँ व्हाट्सएप पे। नहीं, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन करने थे उसमें से। चले कोई जी बात जी। नहीं, वो मैं देख लेता हूँ। और किसने की है इसके अलावा पूरी असाइनमेंट? मिनाहिल, आपने पूरी की हुई है अपनी असाइनमेंट? मिनाहिल सलमान, आई थिंक आपने दोनों कर ली थी ना?
सर मैंने कर ली थी बट मैं फिलहाल मोबाइल पर हूँ, मैं लैपटॉप नहीं ऑन किया। ठीक है। इस टाइम कौन मैं किसने अगर अपनी, आप कहते हैं तो मैं जी जी, अगर ईजी है तो आप कर लें। जी मिनाहल, आप शेयर कर रही हैं? यस बस 2 मिनट। ओके। अच्छा, अलिशबा आपने क्वेश्चन पूछा था वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं? सर अच्छा, वर्चुअल फंक्शन बेसिकली जो होते हैं ना, सी प्लस प्लस का ही जो सा एक कंसेप्ट है, इसमें आप लाइक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं इसको। डायनामिक बाइंडिंग अचीव करने के लिए यूज़ होता है, डायनामिकली कोड को बाइंड करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जब बेस क्लास का फंक्शन क्लास में, चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो और प्रोग्राम रन टाइम पर डिसाइड करे कि कौन सा फंक्शन कॉल होता है, उसको वर्चुअल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ओके। इसमें एग्जांपल आप ऐसे, अगर आपके आपके पास एक वर्चुअल, अगर आप वर्चुअल ना लगाओ तो पेरेंट पॉइंटर हमेशा पेरेंट का फंक्शन कॉल करेगा, चाहे ऑब्जेक्ट चाइल्ड का हो, ठीक है। एग्जांपल है इसकी विदाउट वर्चुअल, लाइक आपके पास एक क्लास है पेरेंट की, उसमें आप लोग पेरेंट का एक फंक्शन बना रहे हैं और एक आपके पास चाइल्ड की क्लास है, देन उसके उन चीज़ों से निकल के वो एक शो करवा रहा है आपके पास न्यू चाइल्ड, ठीक है। और अगर आप सोल्यूशन कर रहे हैं यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, उसमें आपके पास अगर फंक्शन को वर्चुअल, अगर आप फंक्शन को वर्चुअल बनाते हैं तो वो रन टाइम के ऊपर, रन टाइम पे वो चाइल्ड का फंक्शन कॉल करेगा। अगर आप उसके ऊपर, अगर आप उसके ऊपर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं तो वो रन टाइम के ऊपर इसको कॉल करेगा, उसके चाइल्ड फंक्शन को, ठीक है। ओके। सर मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है। बेसिकली इसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं अलिशबा कि ये इनहेरिटेंस के साथ यूज़ होता है। इनहेरिटेंस जैसे इनहेरिटेड होता है ना, पेरेंट्स से चाइल्ड में, चाइल्ड से पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड के अंदर, ग्रैंड पेरेंट के अंदर, तो ये चीज़ इसके साथ यूज, पॉलीमॉर्फिज्म के साथ यूज होता है। पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए होता है वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। ओके। जी मिनाहिल, आप प्लीज़ थोड़ा सा अपना स्क्रीन जूम करिएगा, थोड़ा सा। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 4 जो सा, ये प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, हाउ यू डू दैट।
सर बेसिक क्वेश्चन था कि इनकैप्सुलेटिंग करना था, हमने प्राइवेट जो बैलेंस है हमारा उसको प्राइवेट करना था। बेसिकली इनकैप्सुलेशन हम इसी वजह से करते हैं कि जो ताकि जो यूज़र है हमारा वो हमारे डाटा को चेंज ना कर सके। तो हमने बैलेंस का जो वेरिएबल है उसको हमने प्राइवेट कर दिया। इसके बाद जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया वो हमेशा हमारा पब्लिक ही बनता है। ठीक उसके है। बाद हमने बेसिक मेथड्स बनाए थे डिपॉजिट का। डिपॉजिट के लिए हम बैलेंस में अमाउंट को ऐड कर रहे हैं और जैसे ही यूज़र जो है वो डिपॉजिट करेगा बैलेंस में तो इसी बैलेंस में ही ऐड हो जाएगी। ठीक अब है। विड्रॉ करेगा तो इसी बैलेंस से ही डिटेक्ट हो जाएगी। और अगर विड्रॉ के केस में यह है कि अगर जीरो से लेस देन है बैलेंस तो हमारे पास बैलेंस है ही नहीं, हाँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वेरी गुड। और शो बैलेंस तीन। ओके, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव द क्वेश्चन फ्रॉम आप में से और किसने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की? ठीक है मिनाहिल, वेरी गुड। आप स्क्रीन बेशक बंद कर लें अपनी इसको। नेक्स्ट आप बताइएगा किस किसने अपनी और असाइनमेंट की हुई है कंप्लीट, यू प्लीज़ टेल मी। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ फिर वन बाय वन। ओके, आमना मैं बताता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ओके, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ऑपरेटर जो ओवरलोडिंग है ना सी प्लस प्लस में, उसमें आप लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस इफ एल्स और इज इक्वल टू ग्रेटर दैन लेस दैन को अपनी कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए स्पेशल बिहेवियर देना। यानी कि ऑपरेटर का काम सेम रहता है लेकिन हम उसका बिहेवियर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में नॉर्मली आपके पास क्या है जी, इंटीजर ले रहे हैं a इज इक्वल टू बी, सॉरी a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3 एंड सी आउट इज a प्लस b। उसमें वो उसका आउटपुट 8 देता है। ठीक है, लाइक हम लोग उसमें सी आउट एक ही लाइन में करवाते हैं उसको कि ये एक ही लाइन में हमें से इसका आउटपुट चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हो तो सी प्लस प्लस को नहीं पता कैसे ऐड करने हैं। ठीक है, इसलिए हम ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको फंक्शन बताया था कि हम लोग हमारे पास इंटीजर हैं, A5 है, B3 है एंड देन वी हैव कि सी आउट हमारे पास A प्लस बी आएगा। ये ओवरलोडिंग हो रही है। अब इसको ओवरलोडिंग कहाँ नहीं होगी, कम्प्लेक्स तरीके से करते हैं। एक कम्प्लेक्स एक चीज़ बना दी C1 एंड C2। अगली चीज़ है C1 प्लस C2। इसमें आपको एरर आ जाएगा, कहेगा कि इसमें ओवरलोडिंग तो हो ही नहीं रही। आप क्या किस फंक्शन के थ्रू किस इसको क्या कहते हैं साइन के थ्रू इसको आप करवा रहे हैं। लाइक ना आप तो उसको कुछ ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ना कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ वो फंक्शन ओवरलोड नहीं होगा, विदाउट ओवरलोडिंग होगा। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है आमना। Okay, my questions are from you.
सर बेनिफिट क्या होते हैं? क्या चीज़? किसने सर पूछा? ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग का बेनिफिट क्या होता मैं बताता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा ओवर राइडिंग का। अच्छा, ओवर राइडिंग का जो क्वेश्चन पूछा ना आयशा आपने, उसका मतलब ओवर राइडिंग क्या होती है? बेसिकली ओवर राइडिंग का मतलब ये है कि जब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के सेम नाम और सेम पैरामीटर्स वाले फंक्शन को दोबारा डिफाइन करे तो उसे फंक्शन ओवर राइडिंग करते हैं। ठीक है, लाइक आपके पास चाइल्ड क्लास पेरेंट के फंक्शन के बिहेवियर को चेंज कर सकती है। ठीक है, चाइल्ड क्लास जो सी है पेरेंट के फंक्शन के बिहेवियर को चेंज कर सकती है। ठीक है, मतलब कि सिंपली वर्ड्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि पेरेंट्स का फंक्शन चाइल्ड अपना वर्जन बना उसको चाइल्ड अपना वर्जन बना सकती है। ठीक है, और रन टाइम पे चाइल्ड का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है। इसको हम बोलते हैं इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक पार्ट है। ठीक है, रूल्स जो उनसे इसमें हम फॉलो करते हैं इन ओवर राइडिंग वही होता है इनहेरिटेंस होनी चाहिए, फंक्शन नेम सेम होना चाहिए, पैरामीटर सेम होने चाहिए, रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए, बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आगे डिफाइन किया है कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो ये इसकी कंडीशन, उसके रूल्स होते हैं इसको रन करने के लिए। और सर इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो सेम ही रहते हैं? जी, और फंक्शन ओवरलोडिंग में हमें बार बार चेंज करने पड़ते हैं? यस, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे इसका पूछा था आपने कि इसके क्या कहते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं फॉर फंक्शन ओवर राइडिंग के। इसमें सिंपल वर्ड्स में फंक्शन ओवर राइडिंग से हम अपने सेम फंक्शन को डिफरेंट बिहेवियर के साथ डिफरेंट बिहेवियर दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रीयूजेबिलिटी प्लस पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो तो ये चीज़ें ऐसे हम परफॉर्म करते हैं। मेन इसका जो आपका पहला बेनिफिट आप कह सकते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, प्रोग्राम रन टाइम पे डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद उसको डायनामिक बिहेवियर मिलता है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ है इसके अंदर, दूसरा इसका बेनिफिट है कि कोड की रीयूजेबिलिटी होती है। ठीक है, मीन्स के पेरेंट का कॉमन कोड हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई कंपोनेंट है, कोई चीज़ है, जब हम रिएक्ट में आते हैं तो ये चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रीयूजेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जितनी ज़्यादा जेनेरिक चीज़ें होंगी, जितनी ज़्यादा रीयूजेबिलिटी होगी, उतना अच्छा हमारा कोड होगा, उतना अच्छा हमारे बग लेस कोड होता है। ठीक है, कोड की एक तो रीयूजेबिलिटी हो जाती है, जेनेरिकली कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, रेपिटिशन की ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ में हमें। हमारा मकसद ये है, हम लोग फ्रेमवर्क ये चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि हम लोग अपने काम को जितना शॉर्ट हो सकता है करें, जितना उसको हो सकता है जेनेरिकली करें। एक कंपोनेंट से पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बना के इसलिए इसको इस तरह से इसको यूज़ करें, इनहेरिट करके यूज़ करें, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू यूज़ करें। ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, वो सिंटैक्स वहाँ पे यूज़ करके, उनके फंक्शंस को यूज़ करते हुए, उन फ्रेमवर्क्स के, उन डिफरेंट चीज़ों के हम इन चीज़ों को परफॉर्म करवाएं। ठीक है, इसके अंदर आपका पहली बात, सेकंड पॉइंट ये था कि आप इसके अंदर इस तरह से रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आया था क्लीन एंड प्रोफेशनल कोड होता है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग फंक्शन बने होते हैं आपके। ठीक है, अलग अलग फंक्शन बने होते हैं और कोड इसमें अच्छा रीडेबल हो जाता है और स्टेप बाय स्टेप इसको हम परफॉर्म करवाते हैं। इसमें इजी एक्सटेंशंस और उसकी स्केलेबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें फ्यूचर में आपने कुछ चेंजिंग सर करनी है तो आपने उसमें कहा कि जी जी आपने कहा है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं तो उसमें जो हमारा फंक्शन का नेम है वो तो हम्म, रिपीट हो रहा है ना बार बार, कैसे रिपीट हो रहा तो है? रेपिटेशन नहीं होगी? नहीं नहीं, कैसे रिपीट हो रहा है? जैसे मैंने बोला
देखे ना, लेट्स सपोज मैंने कहा कि हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग में मल्टीपल फंक्शन में एक मतलब सेम नेम्स के साथ, उसमें वो अलग बात है कि हम उसमें पैरामीटर्स डिफरेंट पास करते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल एक देती हूँ। फंक्शन के मैंने एक फंक्शन बनाया बताए बताए बताए। मैंने एक फंक्शन बनाया इंट माई फंक्शन इंट एक्स, मैंने उसको पैरामीटर पास किया। फिर जब मैंने दूसरा बनाया फ्लोट, अब फंक्शन का नेम वही है माई फंक्शन, लेकिन मैंने इसको जो पैरामीटर पास किया वो फ्लोट एक्स है। पहले मैंने इंट एक्स पास किया, तो फंक्शन नेम तो सेम है ना, फंक्शन नेम कैसे सेम हुआ? तो मैं ये ये तो रेपिटेशन नहीं है। फंक्शन नेम कैसे सेम हुआ है? ये माई फंक्शन, देखो, आपने एक को आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो इंट, दूसरे को क्या डिक्लेयर कर रहे हो फ्लोट, ऐसे ही है। हम्म, फंक्शन जी जी माय फंक्शन को ऐसे हो सकता है, बट जब आप उसको एक को इंट और एक को फ्लोट डिक्लेयर कर रहे हो वहां पे उसकी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। फ्लोट में क्या आता है, पॉइंट वाले नंबर होते हैं, ऐसे होता है फ्लोट में। जी जी फ्लोट में पॉइंट वैल्यूज होती हैं, वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं आती। इंट वाली वैल्यूज हम्म, स्ट्रिंग में आती हैं, या उसको हम लोग नंबर्स के अंदर लिखते हैं, टीचर लिखते हैं, ऐसे ही है। जी जी ये चीज़ें टोटली डिफरेंट हो जाती है ना। वहाँ पे हमारी इनपुट कुछ और है, यहाँ पे इनपुट कुछ और है, वहाँ पे किसी और तरह आ रही है, यहाँ पे किसी और तरह आ रही है। ठीक है, ठीक। तो ये मेनली चीज़ होती है, हमने ये डिफरेंस देखना होता है। फंक्शन के अंदर हम फंक्शन सेम तरह से बना सकते हैं, बट उस सेम आप कह सकते हो कि सेम पैरामीटर्स पास करवा कर ही बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेम पैरामीटर्स पे आपका एरर आ जाता है। ठीक है, यस किसका क्वेश्चन था नेक्स्ट? सर मेरा था ये ये है क्वेश्चन कि एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, उस चाइल्ड के अंदर फिर एक चाइल्ड है, हम बना सकते हैं? उस चाइल्ड के क्या कह रहे हो? एक पेरेंट सर है, एक एक पेरेंट है, एक फंक्शन चाइल्ड, के अंदर, एक मिनट उसके बताओ। अंदर एक पेरेंट है, चाइल्ड है, उसके अंदर आप कह रहे हो चाइल्ड बना सकते हैं, ऐसे हो सकता है। इसमें ये होता है कि पेरेंट है, चाइल्ड है, एंड उसका nth चाइल्ड बन सकता है। ठीक है, उसका nth चाइल्ड बना सकते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है, इसको nth चाइल्ड बोलते हैं। जब हम लोग अपनी किसी चीज़ में से किसी चीज़ को इनहेरिट कर रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कि हम उसका nth चाइल्ड बना सकते हैं वहाँ पे। वो बेशक स्टाइलिंग है, वो बेशक सर कोडिंग, वो बेशक स्टाइलिंग हो या बेशक आपकी ये सर रिएक्ट हो, उसमें हम उसको एज अ nth यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो, कंडीशन को देखते हुए। ओके, और इसको सर इनहेरिटेंस कहते हैं? इनहेरिट होता है, ये भी इनहेरिटेड ही होता है, इनहेरिटेंस बोलते हैं उसको। ठीक है। ठीक है, और ओके, इसीलिए इनहेरिटेंस यूज होती है ऊप में? यस, इनहेरिटेंस इसीलिए यूज़ होती है। हम लोग अपने कंपोनेंट्स के अंदर, रिएक्ट के अंदर हमारे पास 2 से 3 या 4 या 5 जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हम लोग पेरेंट्स से चाइल्ड में डाटा पास करते हैं। एक कंपोनेंट्स में दूसरे कंपोनेंट्स में डाटा पास करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। बट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इनहेरिटेंस है, बट वी यूज़ इन द रिएक्ट दैट इज़ कॉल्ड प्रॉप्स। प्रॉप्स के थ्रू हम डाटा पास करते हैं। प्रॉप्स नेम जी चेंज, जी नेम चेंज होता है, कॉन्सेप्ट ये सारा इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है, सारी इनहेरिटेंस चल रही होती है वहाँ पे। ठीक है, प्रॉप्स से बचने के ओके। लिए हम लोग प्रॉप्स को, अगर हमने प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचना है, हमारे पास 20 कंपोनेंट है, हम प्रॉप्स से बचने के लिए क्या यूज़ करते हैं? नेक्स्ट हम लोग कहते हैं प्रॉप्स से बचना है, प्रॉप्स बार बार नहीं पास हो रही हमारे से, हम किस तरह से 20 कंपोनेंट तक डाटा कैसे पास करेंगे? देन वी यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, दैट इज़ द मेन हुक ऑफ रिएक्ट। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हम लोग, मैंने आपको बताया था कि रीयूजेबिलिटी के लिए एक चीज़ एक ही दफ़ा बना लेते हैं, एक ही दफ़ा डिक्लेयर करते हैं, एंड देन वी हैव यूज दैट। एक ही दफ़ा उसको डिक्लेयर किया और उसको हर जगह पे यूज़ कर लिया, बजाय उसको हम बार बार कॉल करें हर जगह पे। ठीक है, अब हमने जी सर। कॉन्टेक्स्ट एपीआई से भी बचना है कि हमने अपनी एक इंडस्ट्रियल लेवल पे चीज़ बनानी है, तो वी यूज़ रिडक्स टूल किट, दैट इज़ द स्टेट मैनेज यूजिंग फॉर द स्टेट मैनेजमेंट ऑफ रिएक्ट। आपकी ग्लोबली स्टेट्स को मैनेज करता है। ठीक है, एंड नाउ आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ रिएक्ट क्या चीज़ होती है। रिएक्ट बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, और लाइब्रेरी भी कहते हैं इसको आप, जो कि फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। एंड इसके ऊपर ये है कि रिएक्ट के अंदर बेसिक जो हम करते हैं चीज़ें, कंपोनेंट बेस्ड एक फ्रेमवर्क है, आपको डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिएक्ट में फर्स्टली हमारे पास क्या चीज़ आती है, इसको हम
इसमें डोम मैनिपुलेशन, डोम राउटिंग के थ्रू पेज मैनेज होते हैं, ठीक है, मीन्स के यूआरएल इन चीज़ों के थ्रू। और रिएक्ट जो सी है आपकी जो फेसबुक है ये भी रिएक्ट पे बनी हुई है, रियल टाइम एग्जांपल आपके पास है रिएक्ट पे बनी, और भी काफ़ी एप्लीकेशन आपके पास बनाई भी फेसबुक ने, रिएक्ट फ्रेमवर्क जो बनाया, और फेसबुक भी रिएक्ट पे। सिंगल पेज का ये होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज का मतलब ये नहीं है कि एक ही पेज है, सिंगल पेज में ये होता है कि डोम के थ्रू बाकी पेज राउट आपस में कनेक्ट होते हैं, वो चल रहे होते हैं। सिंपली एक पेज एट अ टाइम रिफ्रेश करता है, पूरी वेबसाइट जर्क नहीं करती या पूरी वेबसाइट रीलोड नहीं होती। दैट इज कॉल्ड द रिएक्ट। वी हैव सर्वर साइड रेंडरिंग एज वेल, वी हैव क्लाइंट साइड रेंडरिंग इन दैट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कंपोनेंट की फॉर्म में काम करते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट में जेनेरिकली उसको हम लोग लिखते हैं और जेनेरिकली हम उसको यूज़ करते हैं ताकि कोड लेस वर्क मोर। हम लोग इसमें ये अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग JS करेंगे, JS को जब रिएक्ट के साथ यूज़ करेंगे दैट इज़ मोर शॉर्टर, मोर ईजियर। आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या, पहले आपने एक चीज़ पे बेस आपकी बनी, आप लोगों ने इन चीज़ों पे टाइम लगाया, चीज़ें लगाई हैं, तो यू शुड हैव ग्रेट क्या कहते हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा आपका रिएक्ट JS को जब आप इकट्ठा यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर फिर हमारे पास हुक्स आ जाती हैं, बेसिकली रिएक्ट की हुक्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज मेमो, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज स्टेट होती है कि आपने अपने कंपोनेंट में किसी भी चीज़ को अपडेट करना है तो आप यूज स्टेट यूज़ करते हो, मीन्स के एक स्विच बटन है ऑन ऑफ, इसको भी चेंज करने के लिए आप स्टेट यूज़ करते हो। एक स्टेट पे वो क्या है ऑन, एक स्टेट पे जब आप चेंज करोगे वो ऑफ हो गया, कंडीशन चेंज, वो चीज़ें चेंज। अब हम जैसे हम यहाँ पे करवाते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम, अब ये रिएक्ट में बहुत शॉर्टली हो जाता है। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हम शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक फंक्शनैलिटी होती है ऐड टू कार्ट। हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं जब आप लोग प्लस और माइनस का बटन होता है, प्लस पे क्लिक करते हो वो प्लस प्लस होता जाता है, जब माइनस पे करते हो वो माइनस माइनस होता है, आपकी सारी वैल्यू जो सी होती है वो इकट्ठी आपकी ऐड होके एक जगह पे अमाउंट कलेक्ट होती है। जब वो प्लस माइनस पे आप क्लिक करते हो ना तो वो यू स्टेट के थ्रू होता है कि स्टेट बार बार चेंज होती है, और वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है यू स्टेट के साथ रिएक्ट यूजिंग C++ का या जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, I++, I-, ये एक ही लाइन में वहाँ पे परफॉर्म हो जाता है, जस्ट इन अ वन लाइन बाय यूजिंग द यू स्टेट। और बटन के ऊपर वो काम करता है, आपकी डिजाइनिंग भी साथ काम करती है। बटन पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बना, ऑन क्लिक पे यू स्टेट, देन वी हैव क्लिक ऑन दैट, I++ हुआ, प्लस प्लस के थ्रू चला गया, I-, हुआ तो I-, के थ्रू चला गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया रिएक्ट का मैंने आपको, और अभी हम रिएक्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सून। और बाकी जो सा है मैं आप लोगों को बताता हूँ रिलेटेड, आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करनी चीज़ें। आप लोगों ने जो नेक्स्ट क्लास है, आप लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के भी चीज़ें कुछ कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं उनको बता तो उन्होंने क्या करना है। और अतिया आपने चीज़ें सारी कंप्लीट कर ली अपनी, लाइक जो मैंने आपको बताया था कल परसों 2 दिन पहले रिलेटेड C++ एंड ऊप। अच्छा, आप बाकी लोगों ने करना ये है कि जो है ना हमारी HTML, CSS एंड वी हैव बूटस्ट्रैप, ओके, वी हैव मूव टूवर्ड्स ऑन दैट नाउ, ठीक है। आप लोगों ने HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा एक लिहाज से देखना है कि व्हाट इज़ दैट। इसमें कुछ आपको चीट शीट प्रोवाइड करता हूँ मैं आज, ठीक है। HTML के हवाले से HTML में कुछ टैग्स हैं उनको आपने देखना है। Then I will assign you a short task. You should make a small responsive page by using Bootstrap. If you have any confusion in Bootstrap, you let me know. मैं आपको बता दूंगा कि Bootstrap होती क्या, पूरा उसके ऊपर आपको एक लेक्चर भी दे दूंगा, नो इशू। आपने पहले एक दफ़ा खुद से ट्राई करना है, दैन नेक्स्ट क्लास में Bootstrap पे पूरा आपका एक ओवरव्यू होगा सारा कि Bootstrap होती क्या है। अगर होना ना होना मसला नहीं है, ट्राई एक दफ़ा आपने लाजमी करना है, ठीक है। दैन वी बूटस्ट्रैप पे थोड़ा सा काम करेंगे, आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा सारा उसके ऊपर, उसको करके दिखा दूंगा बूटस्ट्रैप में क्या होता है, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं। आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है एंड छोटा सा टास्क दूंगा, आपने वेब पेज डिज़ाइन करना है, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 करनी है आप लोगों ने, ठीक है।
और बूटस्ट्रैप 5 के अंदर कुछ चीज़ें होंगी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर हर चीज़ बताऊंगा। आपने जस्ट एक दफ़ा अपने आप से ट्राई करनी है, जस्ट होना ना होना कोई मसला नहीं है, जस्ट ट्राई ट्राई ज़रूर करना है। जितना बन गया नो इशू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो वी आर मूविंग ऑन आवर कोडिंग टूल्स सून, ठीक है। हम कोडिंग टूल्स पे ऐसा ऐसा आएंगे। अब VS कोड सब इंस्टॉल कर लें और उसके बाद जो फर्दर फ्रेमवर्क जो चीज़ें इंस्टॉल करनी वो मैं इंशाल्लाह इसके बाद करवाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मंडे तक नहीं, इसके लिए आपको जस्ट कह लो कि एक ही दिन में छोटा सा टास्क होगा, एक ही दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। HTML CSS बूटस्ट्रैप इज़ नॉट मोर मच। आपको इस पूरे वीक में HTML CSS बूटस्ट्रैप के थ्रू ही सारा कुछ करवाया जाएगा, आप बेफिक्र रहो। यस, व्हाट इज़ द क्वेश्चन? लाइब्रेरी है। जी, क्या आपकी आवाज़ कट रही है? बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है। बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी कह सकते हैं, बूटस्ट्रैप जो सी है। अगर हमने अकेली बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, अगर हम HTML CSS और JS यूज़ कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप इनकी लाइब्रेरी है। और रिएक्ट जो सी है वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वो इनकी सबसे ऊपर की लाइब्रेरी है। तो बूटस्ट्रैप एक स्टाइलिंग, आपकी स्टाइलिंग को मोर इन्हेंस करने के लिए यूज़ होती है। ओके, ठीक है, आप लोगों ने बाकी चीज़ें ये कर लेनी है। और मैं आपको कुछ चीज़ें भी शेयर कर दूँगा ग्रुप में, और जिनको कन्फ्यूजन होगी मेरे से पूछ लें, आई विल गाइड देम। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और बाकी इंशाल्लाह चीज़ें आप साथ साथ करें, यू विल डू ऑल द थिंग्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।